सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। लास्ट पार्ट में जो आर्य होती है वो रिद्धि को लाने के लिए उसके घर गई होती है, जहाँ पे उसके रिद्धि के पापा कहते हैं कि आर्य बेटा, रिद्धि की तरफ से हुई गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर आर्य कहती है कि नहीं पापा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ों का हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, ना कि माफ़ी मांगने के लिए। और रही बात रिद्धि की, तो मैं चाहती हूँ कि रिद्धि एक काबिल डॉक्टर बन जाए, उसके बाद से हम लोग अपने रिश्ते के बारे में कुछ सोचेंगे। अब इसके आगे रिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्य उसके पापा से ये सब बातें क्यों कर रही है, जबकि वो तो उसे डिवोर्स लेना चाहती है। दरअसल आर्य ने गुस्से में आकर रिद्धि से ये तो कह दिया था कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पछतावा था। वो मतलब रिद्धि के पापा जी दोनों ही जानते थे कि आर्य ने इस शादी के लिए हाँ इसी शर्त पर रखी थी कि कुणाल से रिद्धि का पीछा छूटते ही वो रिद्धि को डिवोर्स दे देगी। लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं रिद्धि के पापा को ये उम्मीद थी मेरे ख्याल से रिद्धि के पापा जानते थे कि रिद्धि कहीं ना कहीं आर्य को पसंद करने लगेगी, उनके दिल में जगह बना ही लेगी, ये अपनी जगह बना लेगी और आर्य उसे कहीं कभी भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब उन्हें अपनी यह उम्मीद डूबती हुई नजर आ रही थी। रिद्धि के पापा आर्य का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, तो तुम अब रिद्धि को डिवोर्स नहीं दोगे ना बेटा? जिस पर आर्य बोलती है, आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं रिद्धि को डिवोर्स नहीं दूंगी। आर्य की ये बात सुनकर रिद्धि हैरान हो जाती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आर्य उसके पापा को झूठी तसल्ली क्यों दे रही है। आर्य ने अब तक रिद्धि की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली थी, जिससे रिद्धि को काफ़ी बुरा लगा था। वो अब भी उसी हालत में खड़ी थी कि रिद्धि की मम्मा उसके पास आती हैं और बोलती हैं, जाओ रिद्धि, जाकर तैयार हो जाओ। जिस पर रिद्धि ने उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और भागकर अपने रूम में चली गई। जल्दी से वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है और अपने लिए कपड़े निकालने लगती है। सामान तो उसका वैसा का वैसा ही रखा था, आज तक उसने अपने बैग्स अनपैक नहीं किए थे, इसलिए पैकिंग की तो उसे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। काफ़ी देर तक वो यही सोचती है कि क्या पहने। फिर उसने कुछ सोचकर अपने लिए एक रेड कलर की साड़ी निकाली। उसने जल्दी जल्दी वो साड़ी पहनने लगी। इन 10 दिनों में रिद्धि ने साड़ी पहनना बहुत अच्छे से सीख लिया था। फिर उसने अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाया, माथे पर एक छोटी सी लाल कलर की बिंदी, हाथों में चूड़ा तो उसके पहले ही सी था। वो अपने कानों में ईयरिंग ही पहन रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वो अंदर से ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोलती है, मम्मी आपको दरवाजे पर नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना नॉक किए भी अंदर आ सकती हो। रिद्धि की मम्मी अंदर आती हैं और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं। अपने पीछे उनके महसूस कर कर रिद्धि उनकी तरफ मुड़ती है तो रिद्धि की मम्मी उसके गालों पर हाथ रख के बोलती हैं, रिद्धि बेटा, मैं मानती हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है अपनी गलतियाँ सुधारने का, अपने रिश्ते को सुधारने का। तो अब कोई गलती मत करना और अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट देना। ये सुनकर रिद्धि की आंखों में भी नमी आ जाती है और उसने अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मम्मा, मैं हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। रिद्धि की मम्मी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और मुस्कुरा देती हैं। फिर उन्होंने उसके माथे पर एक किस किया और अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे टीका लगाकर बोली, मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लगे, बहुत ही प्यारी लग रही हो आज। रिद्धि झटके से उनके गले लग जाती है तो रिद्धि की मम्मी बोलती है, चलो तुम तैयार हो जाओ और जल्दी से नीचे आना। ये कहकर वो नीचे चली जाती हैं और
रिद्धि जल्दी जल्दी से पूरी तैयार होती है। फिर आईने में खुद को देखकर बोलती है, अब लग रही हूँ ना रिद्धि आर्य कपूर। उसके बाद से रिद्धि आईने में खुद को देखकर एक फ्लाइंग किस देती है और कहती है, परफेक्ट। इधर आर्य को उसका इंतजार करते हुए बहुत समय बीत चुका था। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलती, ये रिद्धि को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तैयार तो ऐसे हो रही है जैसे किसी की शादी में जा रही हो। घर ही तो जाना है, फिर इतना सजने धजने की क्या ज़रूरत है? वो अपने मन में यही सब बड़बड़ा रही होती है कि तभी उसकी नज़र ऊपर से आती हुई रिद्धि पर पड़ती है। रिद्धि के इस रूप को तो देखकर आर्य के होश उड़ जाते हैं। लाल साड़ी, खुले हुए बाल, माथे पर सजी छोटी सी लाल बिंदी, हाथों में सजा हुआ लाल चूड़ा, मांग में भरा हुआ सिंदूर और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और चेहरे पर बिखरी हुई शर्म की लाली। कुल मिलाकर वो एकदम नई नवी दुल्हन की तरह लग रही थी। इसे देखकर आर्य का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वो उसे देखते हुए कब अपनी जगह से खड़ी हो जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। वो बस एक टक उसे देखती रहती है। आर्य की इस हरकत पर रिद्धि के पापा और मम्मी के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। इधर रिद्धि की नज़र भी खुद को देखते हुए आर्य पर पड़ती है। जब वो उसे इस तरह खुद में खोया हुआ पाती है तो उसके फेस पर एक शर्म की लाली छा जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। जब काफ़ी देर तक वो दोनों कोई हरकत नहीं करते हैं तब रिद्धि के पापा और मम्मी दोनों उन दोनों की इस हरकत पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों की हंसने की आवाज़ से उन दोनों की आई मीन चेतना वापस आती है और वो दोनों अपने ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में आते हैं। रिद्धि शर्म के मारे इधर उधर फेस करने लगती है तो आर्य भी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। आर्य कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, नहीं आर्य, ये तू नहीं कर सकती है। तुझे इस तरह से उसे नहीं देखना है। तेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब तुझे सिर्फ और सिर्फ उसे इग्नोर करना है। तू यहाँ सिर्फ और सिर्फ दादी माँ के कहने पर लेने आई है। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुझे उससे दूर रहना है। अब तुझे किसी भी नए धोखे में नहीं आना है, इसीलिए सिर्फ उसे इग्नोर कर। इतने में ही रिद्धि उसके पास आती है और उसके बराबर में आकर खड़ी हो जाती है। तो आर्य रिद्धि के पापा से कहती है, पापा अब हमें चलना चाहिए, दादी माँ हम लोग का इंतज़ार कर रही होगी। आर्य की बात सुनकर रिद्धि के पापा भी यहाँ में अपना सिर हिला देते हैं। रिद्धि के पापा और मम्मी भारी मन से रिद्धि को उसके ससुराल के लिए विदा करते हैं। वो नौकर से कहकर रिद्धि का सारा सामान आर्य की कार में रखवा देते हैं। साथ में आर्य और आर्य के परिवार वालों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स उसी गाड़ी में रखवाते हैं और रिद्धि भी सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ जाती है। रिद्धि के पापा आर्य के पास आकर अपने दोनों हाथों को अपने हथेलियों में लेकर आर्य से बोलते हैं, आर्य बेटा, मैं मानता हूँ कि रिद्धि की गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ, एक बाप होने के नाते अपने बच्चों का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता। अगर हो सके तो उसे माफ़ करने की कोशिश करना। जिस पर आर्य झुककर उनके पैर छूती है और कहती है, डोंट वरी पापा, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी। फिर आर्य और रिद्धि दोनों को बाय बोलकर वहाँ से कपूर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। आर्य चुपचाप सामने देखते हुए अपनी गाड़ी चला रही थी। अब तक उसने न तो रिद्धि से कोई बात की थी और न ही उसकी बात का कोई जवाब दिया था। रिद्धि भी उसकी नाराज़गी समझ रही थी। जब आर्य उससे कुछ नहीं बोलती है तो वो उसे देखने लगती है। वैसे तो आर्य उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी, पर उसे खुद पर रिद्धि की नज़रें अच्छे से महसूस हो रही थी। जब वो रिद्धि की नज़रें की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती है
कर पाती है तो वो परेशान होकर बोलती है, क्या है रिद्धि, क्यों परेशान कर रही हो? जिस पर रिद्धि भी अनजान बनती हुई बोलती है, मैं परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है? आर्य ने एक नज़र उस पर डाली और फिर बोली, तुम कुछ करती ही कहाँ हो? ये कहकर वो उस पर से नज़र हटाकर फिर सामने रोड की तरफ देखने लगती है। रिद्धि उसके सवाल का जवाब न देकर उस पर एक और सवाल दागते हुए बोलती है, आर्य, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले आपको मेरे बोलने से परेशानी थी और अब आपको मेरे इस तरह से देखने से भी कोई परेशानी है क्या? आर्य सामने सड़क की तरफ देखते हुए बोलती हैं, सच कड़वा होता है, शायद तुम्हें भी तुम्हारा सच सुनकर अच्छा न लगे। रिद्धि भी उस पर गहरी निगाह डालते हुए कहती है, सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन होता तो सच ही है ना। आप भी मेरा सच कह ही दीजिए। आर्य बिना किसी भाव के कहती है, तो सुनो, मुझे हर उस चीज़ से परेशानी है जो भी तुम करती हो। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी मौजूदगी से भी प्रॉब्लम है, समझे तुम? उसका ये जवाब सुनकर रिद्धि का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। फिर वो मुंह बनाकर धीरे से बड़बड़ाती है, तुम तो खुद में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो आर्य। और एक प्रॉब्लम को कब से प्रॉब्लम होने लगी? उसे खुद में इस तरह बड़बड़ाता देखकर आर्य उसे कहती है, कुछ कहा तुमने? आर्य का सवाल सुनकर वो हड़बड़ा कर कहती है, ना ना नहीं तो कुछ कुछ सुना क्या आपने? जिस पर आर्य कहती है, अगर सुना होता तो तुमसे दोबारा नहीं पूछती। रिद्धि उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है और उसकी तरफ घूम जाती है और उसे प्यार से देखते हुए कहती है, अब जब आपको मुझसे और मेरे किए हुए हर काम से परेशानी है तो फिर ठीक है, आप परेशान होते रहिए, मैं अपना काम आराम से करती हूँ। ये कहकर वो अपनी गोद में अपनी दोनों कोहनियों को टिका देती है और फिर अपनी हथेलियों पर अपना फेस टिकाकर एकटक आर्य को देखने लगती है। रिद्धि की ये हरकतें उसे बेचैन कर रही थी, साथ ही साथ उसे उसकी बातों पर भी प्यार आ रहा था। वो उससे कुछ कहने वाली होती है लेकिन फिर रुक जाती है और खुद से कहती है, नहीं यार, नहीं, इस बार नहीं। तुझे इसके मासूम से चेहरे पर नहीं जाना है। तुझे इसकी किसी बात का जवाब प्यार से नहीं देना है। इनफैक्ट इसकी किसी बात का जवाब ही नहीं देना है और ना ही इसकी किसी भी बात पर मुस्कुराना है। तुझे इसे खुद से दूर रखना होगा और खुद से दूर रखने के लिए तुझे इसके साथ बेरुखी से पेश आना होगा। आर्य उसकी किसी भी हरकत का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपनी ड्राइविंग करती रहती है। थोड़ी देर के बाद उसकी गाड़ी कपूर मैंसन के आगे आकर रुकती है। वो अपनी गाड़ी को पहले अंदर लाती है और फिर रिद्धि को वहीं गाड़ी में बैठा छोड़कर खुद दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर जाने लगती है। रिद्धि जो कि गाड़ी में बैठी होती है, आर्य को इस तरह जाता देखकर वो गाड़ी में बैठे हुए ही उसे आवाज़ लगाती है, ओ हेलो कपूर साहब, कहाँ चल दिए? जिस पर तुम मुझे इस तरह से यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो। आफ्टर ऑल मैं अभी भी तुम्हारी बीवी हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से निकलकर बाहर आर्य की तरफ जाने लगी। रिद्धि आर्य की तरफ तेज चलकर जाने लगती है कि जल्दबाजी की वजह से उसका पैर उसकी साड़ी में अटक जाता है और वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है। रिद्धि दर्द से तड़पते हुए जोर से चीखती है, "उई माँ, मर गई, मेरा पैर, कितनी जोर से लगी है मुझे।" रिद्धि की इन चीखों की आवाज़ सुनकर आर्य पलटती है तो देखती है रिद्धि तो अपने पैर पकड़कर जमीन पर बैठी हुई है। उसे इस तरह से बैठा देखकर वो मन ही मन बोलती है, हे भगवान, ये लड़की कुछ नहीं हो सकता, इसका बिल्कुल पागल है ये। फिर आर्य रिद्धि के पास जाती है और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोलती है, किसने कहा था तुम्हें इस तरह से दौड़ लगाने का? गिर गई ना, लग गई ना चोट? आर्य की डांट सुनकर रिद्धि शिकायत भरे लहजे में बोलती है, आर्य, एक तो मुझे चोट लगी, ऊपर से तुम मुझे डांट रही हो, बहुत बुरी हो तुम। रिद्धि की
रिद्धि को शिकायत करता देखकर आर्य खड़ी होती है और बोलती है, तुम्हारा यहाँ से उठने का इरादा है या नहीं, या फिर सारा दिन यहीं बैठे रहना है। आर्य की बात सुनकर रिद्धि ने मुंह बना लिया, तो उसे इस तरह से मुंह बनाता देखकर आर्य बोलती है, ये छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाना बंद करो रिद्धि। आर्य की बात सुनकर रिद्धि को बहुत बुरा लगता है। आर्य ने एक बार भी रिद्धि को खड़ा करने में उसकी मदद नहीं की। वो खुद ही खड़े होने की कोशिश करने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही उसने चलने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया, वो जोर से चीख पड़ी, मेरा पैर! आर्य, मुझसे नहीं चला जा रहा है, मेरे पैर में सच में बहुत दर्द है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। आर्य उसके पैरों के पास बैठ जाती है और उसके पैर को पकड़कर बोलती है, एक मिनट रुको, देखने तो मुझे क्या हुआ है। रिद्धि अपने पैरों पर उसका हाथ हटाते हुए कहती है, नहीं आर्य, प्लीज़ हाथ मत लगाओ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आर्य उसे घूरते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मुझे दिखाओ, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। जिस पर रिद्धि अपनी आंख बंद करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, बहुत दर्द होगा। आर्य उसके तरफ देखते हुए प्यार से बोलती है, मेरी तरफ देखो रिद्धि। आर्य के इतना प्यार से बोलने पर रिद्धि ने अपनी आंख खोली और एकटक उसकी आंखों में देखने लगती है। आर्य ने झट से रिद्धि की एड़ी पकड़ी और उसे झटके से घुमा दिया और रिद्धि के मुंह से एक और जोरदार चीख निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगती है। जिस पर आर्य बोलती है, रोना बंद कर रिद्धि, तुम्हारा पैर ठीक हो गया है। रिद्धि अपने पैर को सहलाते हुए बोलती है, क्या हो गया, तुमने तो मेरा पैर तोड़ दिया। आर्य बोलती है, तोड़ नहीं दिया मैडम, बल्कि जोड़ दिया है, तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, एक बार खड़े होकर देखो फिर कुछ कहना। जिस पर रिद्धि हैरान होते हुए बोलती है, सच में हो गया। आर्य उसे सहारा से खड़ा करते हुए बोलती है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, तुम कल से अच्छे से चल सकती हो। रिद्धि ने चलने की कोशिश की, लेकिन वो अभी ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए आर्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अब आप लोग ये बोलेंगे कि आर्य रिद्धि को गोद में कैसे उठा लेती है, तो भाई आर्य जिम जाती है, उसके डोले सोले हैं, वो उठा सकती है रिद्धि को। चलिए कहानी पर आते हैं। आर्य कि इस तरह से अचानक गोद में लेने से रिद्धि के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और उसने मुस्कुराकर अपने दोनों बाहों को आर्य के गले में डाल दिया। आर्य अपने फेस पर एक सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोलती है, देखो रिद्धि, मैं तुम्हें घर ले आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हमें दादी माँ और दादाजी के सामने बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह ही रहना है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। जब भी हमारे आसपास वो लोग नहीं होंगे, तो तुम मुझसे दूर ही रहना, समझे तुम। आर्य की बात सुनने पर रिद्धि भी कोई जवाब नहीं देती है, तो आर्य दोबारा से बोलती है, मैंने कुछ कहा है तुमसे। रिद्धि उसकी बातों से इरिटेट होते हुए बोलती है, बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझे, मैंने तुम्हारी बात को सुन भी लिया है और समझ भी लिया है। जिस पर आर्य ने आगे बढ़कर डोरबेल बजाई, तो ईशान ने दरवाज़ा खोला। उन दोनों को इस तरह देखकर तो ईशान हैरान रह गया। उसने खुश होकर जोर से सीटी बजा दी और बोला, क्या बात है भाई, लगता है भाभी से इतने दिनों की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है आपसे, तभी तो आप भाभी को गोद में उठा कर लाई हो, वाह भाई, सो रोमांटिक। जिस पर आर्य उन दोनों को घूरते हुए बोलती है, रोमांटिक माई फुट, वो तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड भाभी बाहर गिर गई थी और इससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं इसे गोद में उठा कर ले आई हूँ। और अब तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मुझे अंदर आने दो, मेरे हाथ दुख गए हैं इसे उठाए उठाए। आर्य की ये बात सुनकर ईशान मुंह दबाकर हंसने लगता है और रिद्धि उसे घूर के कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है आर्य, तुम मुझे इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हो कि मैं बहुत भारी हूँ। जिस पर आर्य एक तिरछे मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैंने कब कहा कि तुम भारी हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे हाथ दुख गए हैं। जिस पर रिद्धि उसे घूर रही होती है, लेकिन आर्य उसे पूरी तरह से इग्नोर करके घर के अंदर आने लगती है। तभी उन दोनों के कान में दादी माँ की आवाज़ आती है, आर्य वहीं रुक जाओ। आर्य अब और ज़्यादा परेशान हो जाती है।
कि अब दादी माँ को क्या हुआ है, वो अब कौन सा नया बम फोड़ने वाली हैं। दादी माँ अपने साथ आरती का थाल लेकर आती है और कहती है, पहले मुझे तुम दोनों की आरती तो कर लेने दो। जिस पर आर्य कहती है, दादी माँ इन सब की क्या ज़रूरत थी। दादी बोलती है, आर्य ज़रूरत थी बेटा। तो आर्य कहती है, तो जो करना है जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से यहीं छूट जाए। जिस पर दादी माँ आर्य को डांटते हुए कहती है, बस करो आर्य, मेरी बहू को परेशान करना बंद करो, वो इतनी भी भारी नहीं है, समझी तुम। पहले मुझे उसकी नज़र उतार लेने दो, तब उसे अंदर लेकर आना। उसके बाद दादी माँ ने उन दोनों की आरती की और फिर नज़र उतारने के बाद उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा। आर्य ने रिद्धि को लाकर सोफे पर बैठा दिया और बोली, दादी माँ, मैंने आपकी बहू को आपके पास ला दिया है, अब आपको इससे जितनी बातें करनी है कर लीजिए। मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही, तो प्लीज़ थोड़ी देर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। वहीं दादी माँ रिद्धि के पास बैठते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटा, ये आर्य तुम्हें गोद में उठाकर क्यों लाई थी। जिस पर रिद्धि बोलती है, दादी माँ छोड़िए ना, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो तो बस मेरा पैर साड़ी में उलझ गया, इसलिए मैं गिर गई और मेरा पैर मुड़ गया, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का सा दर्द है, कल तक ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। दादी माँ एक बार रिद्धि के पैर को देखती हैं, जिस पर हल्की हल्की सी सूजन आ गई थी। वो नौकरों को आवाज़ लगाकर आइस पैक मंगवाती हैं। ईशान भी रिद्धि के पास आकर बैठ जाता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, मैंने आपसे कहा था ना भाभी, भाई आपको लेने ज़रूर जाएंगे। रिद्धि भी मुस्कुराते हुए बोलती है, अब समझ आया कि कॉलेज में नेहा और माहिरा ये क्यों कह रही थी कि मेरे लिए घर पर एक सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा है। इतने में नौकर आइस पैक लेकर आ जाता है और रिद्धि अपने पैर की सिकाई करने लगती है, जिससे उसे काफ़ी आराम महसूस हो रहा था। थोड़ी देर दादी माँ, दादाजी और ईशान से बात करने के बाद रिद्धि अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम के दरवाजे पहुंचकर रिद्धि ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। थोड़ी देर वो दरवाजे के बाहर खड़ी रही, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो कमरे के अंदर आई, तो उसने देखा कि आरी तो बेड पर आराम से फैल कर सो रही है। उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले और ना ही अपने शूज़ उतारे थे। फिर रिद्धि उसके पास जाती है और उसके शूज़ उतार कर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाती है और फिर एसी का टेम्परेचर सेट कर देती है। आर्या अपने फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए सुकून से गहरी नींद में सो रही थी। वो थोड़ी देर तो यूं ही उसका चेहरा देखती रहती है, फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ना जाने क्यों वो उसके पास बैठ जाती है और उसके चेहरे को निहारने लगती है। धीरे धीरे रिद्धि के हाथ आर्य के बालों में चले चले गए और वो उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी आर्य, मुझे नहीं पता था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो इतनी बड़ी गलती साबित होगी। पता नहीं तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं, लेकिन मैंने भी ये फ़ैसला लिया है, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती तब तक मैं तुमसे माफ़ी मांगती रहूँगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आर्य ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गालों के नीचे लगाकर धीरे से बोली, प्लीज़ रिद्धि मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। आर्य के सब सुनकर रिद्धि के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसने अपना हाथ खींचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आर्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो अपना हाथ नहीं निकाल पाती है। जब वो थक जाती है तो एक गहरी सांस लेती है और उसी के पास बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिस पर उसके बाद से, ये तुम क्या कर रही हो, आर्य की गुस्से से भरी तेज आवाज़ सुनते ही रिद्धि की आंखें एक झटके के साथ खुल जाती है। उसे जगा हुआ देखकर आर्य दोबारा से चिल्लाती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिद्धि को आर्य की बातों का तो बुरा लगता है, लेकिन वो फिर अपने फेस पर एक डेविल स्माइल लाते हुए बोलती है, आर्य कपूर, मुझे कुछ भी कहने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में झाँक लो, पहले आँख खोल कर देख तो लो
कि कौन किसके करीब है, किसने किसका हाथ पकड़ा है। ये सुनते ही आर्य ने रिद्धि के हाथ की तरफ देखा तो उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और फिर इधर उधर देखते हुए बोली, वो मैं वो रिद्धि उसे हल्की सी नाराज़गी दिखाती हुए बोलती है, मुझे आपकी किसी भी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है आर्य कपूर। ये कहते हुए वो बेड से उतर जाती है। आर्य उससे कहती उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक होती है। रिद्धि ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने नौकर खड़ा था जो उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आया था। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।